जी आपको बता दें आज की सबसे बड़ी खबर आपके इस सवाल के साथ हम लोग शुरू करने जा रहे हैं कि राम का गुणगान करेंगे तो क्या आप मुसलमान नहीं कहलाएंगे क्या? मतलब देशहित की शुरुआत हम 5 गंभीर सवालों के साथ करने जा रहे हैं। क्या इस देश में श्री राम की भक्ति करना क्या गुनाह है क्या? जो राम गुण गाएंगे क्या वो जिंदा जलाए जाएंगे? अब राम भक्तों को ये दिन देखना पड़ेगा कि अगर राम गुण उन्होंने गाया तो फिर उन्हें धमकी दी जाएगी कि ISIS की तरह जिंदा जला दिया जाएगा। आपको ये सब सुनकर बहुत हैरानगी होगी कि हमें किस तरह के सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन अलीगढ़ में जो कुछ हुआ उसके बाद ये तमाम सवाल बिल्कुल सही हैं। अलीगढ़ में रूबी आसिफ खान की राम भक्ति से किस तरह मौलाना डरे और उनको डर लग रहा है, डर क्यों लग रहा है, हम ये सवाल पूछ रहे हैं। तो रूबी खान को जो राम गुण जिन्होंने गाया उनसे मौलानाओं को दिक्कत हुई तो फिर रूबी खान को धमकियां मिलने लगी और धमकी भी जिंदा जला देने की। हालांकि अब इस पर कार्रवाई कब होगी, जी न्यूज ये सवाल पूछ रहा है। पूरे अलीगढ़ में पोस्टर्स लगा दिए गए हैं कि इस्लाम से बेदखल कर दिया जाए। गुनाह सिर्फ इतना, इन्होंने राम नाम जप दिया था। स्पेशल रिपोर्ट देखिए। बोले श्री रामचंद्र भगवान की जय। रूबी खान, हमें गर्व है आपकी श्री राम भक्ति पर, हमें गर्व है प्रभु श्री राम में आपकी अपार श्रद्धा पर, हमें गर्व है कि हमारे देश में रूबी खान जैसी महिलाएं भी प्रभु श्री राम की भक्त हैं, जिनकी राम भक्ति असल में उन मौलानाओं को खटक रही है जो सदियों से लोगों को, समाज को, देश को बांटकर अपनी मजहबी दुकान चला रहे हैं। और अब देश के ऐसे ही कट्टरपंथी मौलाना ISIS की तरह रूबी आसिफ खान जैसी राम भक्त को जिंदा जला देने की खुली धमकी देते हैं। मेरे साथ मैंने जो भगवान श्री राम मंदिर की नींव रखी गई थी 5 तारीख में, उस टाइम मैंने अपने घर में पूजा अर्चना की थी अपने परिवार के लोगों के साथ। इन लोगों ने मुझे धमकी दी है। पूजा क्यों करी इसने भगवान श्री राम की? उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ से आई ये पूरी खबर आपको बताते हैं। वो तारीख थी 5 अगस्त जब अयोध्या में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भव्य श्री राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन करने पहुंचे थे। राम आज भी हमारे मन में बसे हैं, हमारी संस्कृति के आधार है। श्री राम भारत की मर्यादा है। श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम है। ठीक इसी समय, इसी दिन अयोध्या से 555 किलोमीटर दूर अलीगढ़ में रूबी आसिफ खान अपने घर में परिवार के साथ श्री राम की आरती कर रही थी। उन्होंने श्री राम मंदिर ट्रस्ट को 5100 रुपए का चेक भी भिजवाया था। इसके बाद रक्षाबंधन का पर्व आया तो रूबी खान ने रामलला को रक्षाबंधन पर राखी भी भेजी। बस उनकी यही राम भक्ति कट्टरपंथियों को खटक गई। उन्हें लगा जैसे रूबी खान ने उनकी सदियों पुरानी ढकोसलों से भरी मजहबी सत्ता को चुनौती दे दी। इसके बाद अलीगढ़ में रूबी खान के घर के बाहर से लेकर शहर में जगह जगह मस्जिद तक रूबी को जिंदा जला देने की धमकी देने वाले पोस्टर लगा दिए गए। लेकिन श्री राम की भक्त रूबी खान ने भी हार नहीं मानी और इन असामाजिक तत्वों के खिलाफ पहुंच गई थाने FIR दर्ज कराने। ऊपरकोट में शम्स प्लाजा मस्जिद है, उसके सामने बटवाए भी हैं और जो उस्मान पाड़ा है वहाँ पर छब्बाए भी हैं। ये कहा है कि इस्लाम से खारिज करो इन्हें, इनका घर फूंक दो, बच्चे समेत जलाकर मार दो। अलीगढ़ की पुलिस ने रूबी आसिफ खान को सुरक्षा और न्याय का भरोसा दिया, लेकिन समाज में जहर खोलने वाले ऐसे कट्टरपंथियों को समझ लेना चाहिए कि भारत में अब फतवा फैक्ट्री पर ताला लगकर रहेगा। दुनिया रसखान की कृष्ण भक्ति का उदाहरण देती आई है और अब रूबी आसिफ खान की राम भक्ति की मिसालें भी देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। मतलब यकीन मानिए जब पहली बार ये खबर हम लोगों ने देखी थी तो हमें भी भरोसा नहीं हुआ था। मतलब बातें बहुत बड़ी बड़ी की जाती है गंगा जमनी तहजीब की, हकीकत कुछ और। बातें की जाती है संविधान की, लेकिन अपने धर्म पर आती है तो संविधान सेकेंडरी हो जाता है। बातें सेकुलरिज्म की जाती है, लेकिन यहाँ पर सेकुलर चुप्पी हो जाती है, किसी का मुंह नहीं खुलता। गलती क्या रूबी आसिफ खान की? सिर्फ राम का नाम लिया और धमकियां जान से मारने की, तेजाब डालकर जिंदा जला देने की धमकी। पोस्टर आप देखिए, इस तरह के पूरे पोस्टर से अलीगढ़ पटा पड़ा है। जगह जगह पोस्टर्स लगाए गए हैं, उनके घर की गली में पोस्टर्स लगा दिए गए हैं और इस्लाम के ठेकेदार, स्वयंभू ठेकेदार इस्लाम से बेदखल करने की बात कर रहे हैं। गुनाह क्या?
गुनाह सिर्फ इतना कि राम का नाम लिया, रामलला की पूजा की। बिल्कुल, और वाकई हैरानी होती है ऐसे पोस्टर्स को लेकर। और यहाँ पर मामला सिर्फ रूबी आसिफ खान को मिल रही धमकियों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि अलीगढ़ में ऐसे धमकी भरे पोस्टर्स में रूबी के साथ साथ नरगिस अली नाम की मुस्लिम महिला का भी नाम शामिल है। पोस्टर्स हम दिखा भी रहे हैं लगातार कि रूबी के साथ साथ नरगिस का नाम इसमें छपा हुआ है, लिखा हुआ है। नरगिस ने भी 5 अगस्त को भूमि पूजन के दौरान उस दिन श्री राम की पूजा अर्चना की और इसलिए दोनों मुस्लिम महिलाओं को जिंदा जला देने की धमकी दी गई है, जिंदा जला देने की, क्योंकि इन्होंने राम गुण गाया। इसलिए हम लोग सवाल उठा रहे थे कि राम गुण गाएंगे तो क्या भारत में जिंदा जला दिए जाएंगे? वो भारत जो राम का देश है, राम के देश में राम का नाम लेना अपराध कैसे हो गया? दोनों पीड़ित महिलाओं ने धमकी मिलने की शिकायत पुलिस में दर्ज भी कराई है, कंप्लेंट दर्ज कराई गई है। और अलीगढ़ पुलिस ने अब अज्ञात के खिलाफ भावनाएं भड़काने, आपराधिक धमकी का मामला दर्ज करके जरूरी कार्रवाई का भरोसा दिलाया गया। तो देखिए, देशहित में अब हम ये सवाल पूछ रहे हैं कि भारत को फतवा फैक्ट्री से आखिर आजादी कब मिलेगी? हम आपको कुछ तस्वीरें दिखाते हैं, 4 तस्वीरें आप देखिए और हमारा सवाल समझिए। जो सवाल हम पूछ रहे हैं कि राम पूजा पर फतवा, सिंदूर लगा लिया तो फतवा, वंदे मातरम पर फतवा, राष्ट्रगान गाने तक पर फतवा जारी कर दिया जाता है, जिससे कट्टरपंथियों को अपनी दुकान बंद होने का डर सताने लगा है। अब इनको एक और बहाना मिल गया, क्योंकि जिन रूबी खान का हम जिक्र कर रहे हैं वो बीजेपी से जुड़ी थी, इनकी ये भी शिकायत है। और फिर मुस्लिम महिला, वो बीजेपी में, तो वो मुस्लिम तो हो ही नहीं सकती, इनकी सबसे बड़ी शिकायत ये। और ऊपर से रामलला की पूजा कर रही हैं तो उनको इस्लाम से बेदखल कर दिया जाए। फतवा फैक्ट्री से भारत को आजादी कब? ये सबसे बड़ा सवाल। और 2 लोगों के खिलाफ, नरगिस और रूबी खान, इन दोनों लोगों के खिलाफ फतवा जारी किया गया। इस्लाम से बेदखल करने की बात की गई, जिंदा जलाकर मार देने की बात की गई है। बताया जा रहा है दोनों बीजेपी से जुड़ी हुई है। तो आपको श्री राम मंदिर निर्माण से जुड़ी हुई आज की बड़ी खबर भी हम बता देते हैं। एक तरफ भगवान श्री राम का गुणगान करने पर फतवा जारी हो रहा है, लेकिन आपको ये खबर देखनी चाहिए, क्योंकि आज की बड़ी खबर ये है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने आज ये जानकारी दी है कि श्री राम मंदिर निर्माण में किसी प्रकार के लोहे या फिर सरिया का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। मंदिर निर्माण में लगने वाले पत्थरों को जोड़ने के लिए तांबे की पत्तियों का उपयोग किया जाएगा। तांबे की पत्तियों का उपयोग किया जाएगा। निर्माण कार्य हेतु 18 इंच लंबी, 3 मिलीमीटर मोटी और 30 मिलीमीटर चौड़ी 10,000 पत्तियों की आवश्यकता पड़ेगी। लोहे की जगह मंदिर निर्माण में तांबे की छड़ें इस्तेमाल होंगी, जिससे कि मंदिर सदियों तक इसी तरह खड़ा रहेगा। इसके बाद भी श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने राम भक्तों से आह्वान किया है कि मंदिर निर्माण के लिए तांबे की पत्तियों को दान करें। अगर आप तांबे की पत्तियों को दान करते हैं तो दानकर्ता अपने परिवार, क्षेत्र अथवा मंदिरों का नाम लिखवा सकते हैं। इस प्रकार से ये तांबे की पत्तियां न केवल देश की एकात्मता का अभूतपूर्व उदाहरण बनेगी, बल्कि मंदिर निर्माण में आप ये कहिए कि संपूर्ण राष्ट्र के योगदान का प्रमाण भी देगी कि 137 करोड़ लोगों ने मिलकर बनाया, उनकी भावनाओं का ये मंदिर है, राम मंदिर निर्माण। और इसके अलावा श्री राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट ने यह भी जानकारी दी है कि मंदिर निर्माण के कार्य में लगभग 36 से 40 महीने का समय लगने का अनुमान लगाया गया है, यानी कि अधिकतम 40 महीने में ये भव्य श्री राम मंदिर बनकर तैयार हो जाएगा। मतलब इस तरीके से देखा जाए तो 2.5 से 3 साल के अंदर अंदर श्री राम मंदिर गगनचुंबी, जिसका जिक्र अमित शाह की तरफ से किया गया था कि गगनचुंबी राम मंदिर निर्माण होगा, उम्मीद पूरी है वैसे। ऐतिहासिक बिल्कुल। देखिए, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव जो हैं चंपत राय, उन्होंने और क्या जानकारी दी है आज सब कुछ सुनना चाहिए। सॉइल टेस्टिंग हुआ है 60 मीटर्स डेप्थ तक का, उसके आधार पर फिर अर्थक्वेक स्टडी हुआ है, CBRI ने किया है, IIT चेन्नई ने किया है। तो सॉइल की स्ट्रेंथ और कभी भी भविष्य में 100-200 साल बाद भी यदि कोई भूकंप आता है तो उस भूकंप का क्या परिणाम, इन दोनों की स्टडी करके लार्सन टुब्रो फाउंडेशन तैयार करेगा। 3 एकड़ में 1200 पॉइंट ऐसे होंगे जहां 35 मीटर तक जा सकते हैं, 30 to 35, और 1 मीटर डाया, और इसमें प्लेन कंक्रीटिंग लाएंगे। तो इतनी गहराई से जब आएगा
तो वो सब प्रकार के जर्क्स को सहन कर सकेंगे। जी हाँ, जो राम का नहीं वो राष्ट्र का नहीं, ये बात आप शायद संभवतः कांग्रेस पार्टी भी समझ रही है। एक समय में प्रभु श्री राम का अस्तित्व तक नकारने वाली कांग्रेस पार्टी भी अब राम की धुनी रमाती नजर आ रही है। राजीव गांधी को राम भक्त बता रही है श्रीन। आज मध्य प्रदेश के कई अखबारों में दरअसल कांग्रेस का एक विज्ञापन छपा है और इस विज्ञापन की जो मुख्य बातें हैं वो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर थी, जिसमें उन्हें राम मंदिर निर्माण के लिए क्रेडिट दिया गया है। देखिए, पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की जयंती पर कांग्रेस का विज्ञापन था, उसमें लिखा था कि राजीव गांधी ने साकार की थी राम राज्य की कल्पना। राजीव गांधी ने 1985 में राजीव गांधी की कोशिशों से रामायण का प्रसारण शुरू हुआ और 1986 में राजीव गांधी ने राम जन्मभूमि के ताले खुलवाए। राजीव गांधी ने चेन्नई में कहा था कि अयोध्या में राम मंदिर बनेगा। इसके अलावा आपको याद होगा कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस ने अयोध्या भूमि पूजन पर जश्न मनाया। हालांकि आपको यह भी याद होगा कि भूमि पूजन के समय कांग्रेस नेता शशि थरूर ने कहा था कि राजीव गांधी ने मंदिर का ताला नहीं खुलवाया था। तो सवाल ये उठता है कि कांग्रेस के नेताओं को ही सच्चाई का पता है क्यों नहीं, और कांग्रेस के नेताओं में आखिर ये विरोधाभास क्यों है? कांग्रेस इतनी कंफ्यूज क्यों? मगर इतना कहा जा सकता है कि शुरू हुआ मंदिर निर्माण, कांग्रेस को भी याद आए प्रभु श्री राम। वैसे राम का नाम लेने पर जिंदा जला देने वाली की धमकी देने वाले कौन हैं ये लोग? ये किसी मजहब के मानने वाले तो हो नहीं सकते हैं, क्योंकि दुनिया का कोई भी धर्म या मजहब कम से कम नफरत नहीं सिखाता। और भारत में अजमेर शरीफ है, मुंबई में हाजी अली है, जहां पर लाखों करोड़ों गैर मुसलमान भी तो जाते हैं। तो हमारा दृष्टिकोण भी यही है कि नफरत नहीं, प्यार का प्रसार कीजिए। आपको बता दें, एंग्लो आयरिश कवि ने कहा है कि हमारे पास नफरत करने के लिए पर्याप्त धर्म है, लेकिन एक दूसरे से प्यार करने के लिए पर्याप्त धर्म नहीं है। तो धर्म का इस्तेमाल प्रेम के प्रसार के लिए कीजिए, नफरत के लिए नहीं। और जोनाथन स्विफ्ट जिन्होंने ये कहा, ये महत्वपूर्ण बात कही है और देशीय दृष्टिकोण भी यही कहता है कि दरअसल प्यार करने के लिए पर्याप्त धर्म चाहिए और प्यार ही फैलाइए, बल्कि नफरत। चलिए, अब आपको सुशांत सिंह राजपूत केस का अपडेट जल्दी से दे देते हैं। आप जरूर जानना चाहेंगे देशहित में इस गंभीर सवाल को उठाते हुए कि सुशांत सिंह राजपूत केस की सीबीआई जांच तो अब हो रही है। पालघर मामले की संतों को इंसाफ दिलाने के लिए क्या सीबीआई जांच होगी तो कब होगी? अब से थोड़ी देर पहले सीबीआई की 15 सदस्यीय टीम एयर इंडिया की फ्लाइट से मुंबई पहुंच चुकी है जांच के लिए। सीबीआई की टीम मुंबई पुलिस द्वारा जुटाए गए सभी साक्ष्य हासिल करेगी, यहां तक कि सुशांत केस से जुड़े हुए मोबाइल फोन और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स भी लेगी। कल सुबह सीबीआई की टीम सुशांत सिंह राजपूत के घर जाएगी। सुशांत की मौत कैसे हुई ये समझने के लिए क्राइम सीन रिक्रिएट किया जाएगा, यानी कि उनके घर जहां उनकी बॉडी मिली थी उस क्राइम सीन को रिक्रिएट किया जाएगा। सीबीआई की टीम सुशांत के पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर और सुशांत की मौत वाले दिन सबसे पहले घर कौन पहुंचा था, उन तमाम चश्मदीदों से भी बात करेगी, उनसे मुलाकात करेगी। लेकिन शिरीन, सवाल ये उठाया जा रहा है कि जिस तरह से बिहार पुलिस की टीम को क्वारंटीन कर दिया गया था, कि सीबीआई की टीम को तो क्वारंटीन नहीं किया जाएगा। हालांकि 7 दिन से ज्यादा रहेंगे तो फिर इसके लिए अलग से परमिशन लेनी होगी, ये कहा गया है बीएमसी की तरफ से। सीबीआई की टीम को भी 7 दिन से ज्यादा रुकने पर क्वारंटीन किया जाएगा। तो सुशांत सिंह राजपूत को न्याय मिले, जी न्यूज लगातार ये मुहिम चला रहा है। सुशांत सिंह राजपूत की मौत 14 जून को हुई थी। 19 अगस्त को यानी कि कल ही सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि सुशांत सिंह राजपूत की मौत की जांच अब सीबीआई करेगी। लेकिन सुशांत सिंह राजपूत केस की तरह ही जी न्यूज, आप ये जानते हैं, लगातार संतों को न्याय दिलाने के लिए पालघर में संतों की हत्या के विरोध में लगातार मुहिम चलाता रहा है। लेकिन पालघर की घटना, ध्यान से सुनिएगा, 125 दिन हो चुके हैं, 100 दिन बाद भी देश के लिए पालघर में संतों की हत्या अभी भी पहेली है। कई अनसुलझे सवाल है, पता ही नहीं लग पा रहा है कि कैसे उनकी हत्या हुई। 16 अप्रैल 2020 को संतों की हत्या हुई थी और 125 दिन बाद भी जो ये सवाल है ये अभी बना हुआ है कि आखिर संतों के परिवारों को न्याय कब मिलेगा। क्या पालघर मामले में न्याय के लिए सीबीआई जांच ही अंतिम समाधान रहेगा क्या? रिपोर्ट देखिए। मारेगी आवारगी मेरी, के मारेगी ज्यादा मुझे मौत से नाराजगी तेरी। सुशांत सिंह राजपूत केस में जी न्यूज की मुहिम अब रंग ला रही है। सुशांत सिंह राजपूत केस की जांच सीबीआई करेगी। बात की तेरी, लेकिन पालघर मामले में इंसाफ कब? पालघर में संतों की हत्या की सीबीआई जांच कब?
संतों को न्याय दिलाने तक जी न्यूज की मुहिम जारी रहेगी। जी न्यूज की मुहिम से अब देश का संत समाज भी जुड़ने लगा है। संत समाज की ओर से पालघर मामले की सीबीआई जांच की मांग तेज पकड़ने लगी है। जिस प्रकार से सुशांत सिंह जी के केस में सीबीआई की जांच अब होनी है, वैसे ही करोड़ों भक्तों का ऐसा मन है और एक ऐसी मांग है कि तत्काल पालघर के संतों को न्याय मिले और उनकी सीबीआई जांच होनी चाहिए। संत समाज चाहता है कि अविलंब सीबीआई की जांच होनी चाहिए। निर्दोष निरपराध संतों की बर्बरतापूर्ण हत्याकांड पर पूरे देश की जनता तत्काल न्याय चाहती है। सुप्रीम कोर्ट में अगले हफ्ते पालघर मामले की सुनवाई संभव है। ऐसे में हर कोई चाहता है कि पालघर हिंसा मामले में संतों के पीड़ित परिवारों को भी सीबीआई जांच से इंसाफ मिले। दोनों साधुओं और उनके चालक की निर्मम हत्या के बारे में सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और जो लोग इस निर्मम हत्या के दोषी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा की मांग कर रहे हैं और सच्चाई को उजागर करने के लिए आतुरता से देख रहे हैं। पालघर की घटना को 125 दिन हो चुके हैं। 16 अप्रैल 2020 को 2 साधु समेत 3 लोगों की बेरहमी से हत्या की गई थी। महाराष्ट्र में पालघर के सिलवास बॉर्डर के पास साधुओं पर हमला हुआ था। पुलिस वालों के सामने ही 2 साधुओं और ड्राइवर की पीट कर हत्या कर दी गई। इसके बाद संतों को इंसाफ दिलाने की बजाय महाराष्ट्र में सियासत गरमाने लगी। सीआईडी जांच में बताया गया कि बच्चा चोरों के आने की अफवाह थी। साधु, पुलिस या डॉक्टर के भेष में चोरों के आने की अफवाह चल रही थी। लेकिन सवाल उठता है कि मौके पर मौजूद पुलिस वालों ने आखिर भीड़ को समझाया क्यों नहीं? पुलिस वालों ने भीड़ से संतों को क्यों नहीं बचाया? और मुख्य आरोपी अब तक फरार कहां है? पालघर साधु हत्याकांड के मामले में भी समूचा संत समाज, सारा देश अब भी मांग करता है कि महाराष्ट्र की सरकार इस मामले को सीबीआई को सौंपे। क्या कारण है? क्यों महाराष्ट्र सरकार अड़िग है? जाहिर है सीआईडी जांच को लेकर सवाल कई हैं। इसीलिए सुशांत सिंह राजपूत केस की तरह पालघर घटना की भी सीबीआई जांच जरूरी है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो पालघर संतों की हत्या मामले में प्रसिद्ध गायक कैलाश खेर ने भी सीबीआई जांच की मांग की है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा है कि आप जैसे धर्म ध्वजाधारी समस्त अखाड़ों के शिरोमणि महामंडलेश्वर अतः सारे पीठों के शंकराचार्य के नेतृत्व में यह संभव है। संतों और तपस्वियों ने ये धरती बचा रखी है। इससे पहले कि समस्त विनाश हो, शीर्ष नेतृत्व पालघर में संतों की हत्या की सीबीआई जांच का आदेश दे। ये कैलाश खेर की तरफ से ट्वीट किया गया है। लेकिन शिरीन, लगातार जी न्यूज आप जानते हैं सुशांत सिंह केस को लेकर लगातार मुहिम चला रहा था और साथ ही हमारी मुहिम पालघर में संतों को इंसाफ दिलाने को लेकर भी रही है। पालघर में संतों की हत्या की सीबीआई जांच क्यों हम मानते हैं, जी न्यूज मानता है जरूरी है। ये बहुत सवाल ध्यान से सुनिएगा कि क्यों हमको लगता है कि जांच जरूरी है सीबीआई से। सीबीआई जांच जरूरी क्योंकि सीआईडी जांच पर सवाल है और सीबीआई जांच जरूरी इसलिए भी है क्योंकि पुलिस के सामने हत्या हुई है, क्योंकि हत्या सुनियोजित लगती है। देखिए, सीबीआई जांच जरूरी क्योंकि 125 दिन बाद भी न्याय नहीं। 125 दिन। अब सीबीआई जांच क्यों जी न्यूज को लगता है जरूरी है? क्योंकि अफवाह की थ्योरी बहुत कमजोर है। ये तो पहले ही बता दिया गया था, जांच से पहले ही बता दिया गया था कि गलतफहमी में मारे गए संत। फिर चार्जशीट में भी गलतफहमी का एंगल, तो निष्कर्ष पहले पता करके जांच की गई। इसके अलावा सीबीआई जांच जरूरी क्योंकि राजनीतिक पक्षपात के आरोप लग रहे हैं और क्योंकि निष्पक्ष जांच होगी और इसीलिए सीबीआई जांच जरूरी है। लगातार जी न्यूज भी एक मुहिम के तौर पर इसे चला रहा है कि पालघर में जो संतों की हत्या हुई उसमें इंसाफ जरूर मिलना चाहिए और इसके लिए सीबीआई जांच जरूरी। देखिए, पालघर में मारे गए संतों को 125 दिन बाद भी न्याय नहीं मिला। संतों की समाज में उपयोगिता कबीर के इस दोहे से आप समझ सकते हैं। और दोहा है, कबीर सोई दिन भला जा दिन साधु मिला, अंक भरे भरी भेरिए पाप शरीर जाए। इसका मतलब ये हुआ, इसका अर्थ ये है कि वो दिन बहुत अच्छा है जिस दिन संत मिले, संतों से दिल खोलकर मिलो, मन के दोष दूर हो। आप सोचिए ना, 125 दिन हो चुके हैं, संतों के देश में संतों को न्याय नहीं मिलेगा तो फिर किसको मिलेगा? अब सवाल पुलिस पर भी है क्योंकि पुलिस की तरफ से ही धकेला गया था संतों को भीड़ में, तो फिर पुलिस ने जांच करी और अपने आप को क्लीन चिट दे दी। तमाम सवाल हैं, इसलिए सीबीआई जांच की बात जरूर की जा रही है। देशहित में अब हम बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक चिट्ठी की, जिसकी चर्चा आज पूरा देश कर रहा है।
और ये चिट्ठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी को लिखी है और इस चिट्ठी में प्रधानमंत्री ने क्रिकेट में योगदान के लिए धोनी की प्रशंसा की है। महेंद्र सिंह धोनी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रशंसा करने के लिए इस चिट्ठी के लिए धन्यवाद दिया है। टीम इंडिया के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी ने, आपको याद होगा, 15 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया था। आप में नए भारत की आत्मा झलकती है, जहां युवाओं की नियति उनका परिवार का नाम तय नहीं करता है, बल्कि वो अपना खुद का मुकाम और नाम हासिल करते हैं। प्रधानमंत्री ने यह भी लिखा कि टीम इंडिया को ऐतिहासिक मुकाम दिलाने के लिए पूरा देश धोनी का आभारी है। 15 अगस्त को आपने अपने सादे अंदाज में एक छोटा वीडियो साझा किया, जो पूरे देश में एक लंबी और जुनूनी बहस के लिए काफी था। 130 करोड़ भारतीय निराश हैं, लेकिन साथ ही जो आपने पिछले 1.5 दशक में भारत के लिए किया, उसके लिए आपके आभारी भी हैं। प्रधानमंत्री ने चिट्ठी में यह उम्मीद भी जताई कि अब धोनी अपने परिवार के संग समय अधिक बिताएंगे। हमारे युवा सीख सकते हैं कि कैसे निजी और व्यावसायिक जीवन को अलग रखा जाता है। मुझे उम्मीद है कि अब साक्षी और जीवा को आपके साथ ज्यादा वक्त बिताने का मौका मिलेगा। मैं उन्हें भी शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि उनके बलिदान और सपोर्ट के बिना कुछ भी संभव नहीं था। मुझे याद है कैसे आप अपनी बेटी के साथ खेल रहे थे और आपके इर्द गिर्द सभी सेलिब्रेट कर रहे थे। धोनी ने इस चिट्ठी के बाद प्रधानमंत्री मोदी को धन्यवाद कहा। एक कलाकार, सैनिक और खिलाड़ी को प्रशंसा की कामना होती है। वे चाहते हैं कि उनकी मेहनत और बलिदान को सभी पहचाने। शुक्रिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, आपकी ओर से मिली प्रशंसा और शुभकामनाओं के लिए। आप सोचकर देखिए ये कितनी बड़ी बात है। प्रधानमंत्री ने न सिर्फ धोनी को चिट्ठी लिखकर उन्हें अगली यात्रा के लिए बधाई दी, बल्कि इसी बहाने उन युवाओं का भी हौसला बढ़ाया जो धोनी की तरह छोटे शहरों से आते हैं और जीवन में बड़ा लक्ष्य हासिल करने का सपना देखते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। लेकिन श्रीन, लोग सवाल ये पूछ रहे थे कि जब महेंद्र सिंह धोनी ने संन्यास लिया था, तब क्यों नहीं किया था ट्वीट या कोई बयान, तब प्रधानमंत्री ने जारी क्यों नहीं किया? आज मेरे ख्याल से जवाब मिल गया। बिल्कुल, सबके मन में यही सवाल था और जवाब बिल्कुल सबके सामने अब है, क्योंकि महेंद्र सिंह धोनी का जो व्यक्तित्व है, चाहे एक सैनिक के तौर पर हो, चाहे एक क्रिकेटर के तौर पर हो, या फिर एक आम इंसान के तौर पर, महेंद्र सिंह धोनी के योगदान को चंद शब्दों में ट्विटर पर बयां नहीं किया जा सकता। और इसीलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अब 2 पन्नों की एक चिट्ठी लिखी है और किस तरीके से सराहा महेंद्र सिंह धोनी के देश के प्रति योगदान। और जब उनसे मुलाकात करने आए थे महेंद्र सिंह धोनी अपने परिवार के साथ, उसका भी जिक्र किया गया, उनकी पत्नी का भी जिक्र किया और उनके पूरे योगदान को सराहा। 2 पन्नों की चिट्ठी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। अब आपसे जुड़ी हुई आज की एक बड़ी खबर देखिए, आपने आज ध्यान दिया होगा कि आज आपके फोन पर गूगल की कई सर्विस सही तरीके से काम नहीं कर रही थी। और जो आपने रियलाइज किया? वैसे बिल्कुल, बहुत लोगों ने आज किया होगा, क्योंकि बहुत ज्यादा जो दिक्कत आई वो जीमेल, यूट्यूब और गूगल ड्राइव इस्तेमाल करने वाले जो यूजर्स थे, उन्हें बहुत दिक्कतें आई आज। तकनीकी दिक्कत की वजह से लोगों को ईमेल भेजने, यूट्यूब पर वीडियो अपलोड करने में भी काफी आज दिक्कतें हुई। देखिए, कुल मिलाकर गूगल की 6 सर्विसेज में आज प्रॉब्लम आई। शिकायत मिलने के बाद गूगल ने इन्हें ठीक करने की कोशिश की और इस दौरान सोशल मीडिया पर लोगों ने अपनी इस परेशानी को पोस्ट भी किया। आज सुबह 10 बजे से लोगों को ये मुश्किल शुरू हुई। भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूरोप के कई ऐसे देश थे जहां पर गूगल की सर्विस आज डाउन रही। और पिछले 2 महीने में जीमेल के साथ ऐसा दूसरी बार हुआ है। वैसे तो अगर आपके साथ भी ऐसा है तो इसमें आपके फोन में कोई गड़बड़ी नहीं है। अब आप आसान भाषा में समझिए कि आप ऐसी दिक्कतों का सामना कैसे कर सकते हैं। इस तरह के अटैक होते हैं जिसको हम डीडोस अटैक बोलते हैं, और इसमें जो हैकर का ऑब्जेक्टिव होता है वो यही होता है कि हम सर्वर को डाउन कर दें और हैंग कर दें, कुछ समय के लिए सर्विसेज डिसरप्ट हो जाएं। क्योंकि जब सर्विसेज भी डिसरप्ट होती हैं तो भी मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स के नुकसान होते हैं। अब इसकी वजह से कितने सारे लोग अपना काम नहीं कर पाए और गूगल का रेवेन्यू भी सफ़र करता है। तो हैकर के जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो कई बार सिर्फ सर्विसेज को डिसरप्ट करके भी अचीव हो जाते हैं। वो डेटा चुराना नहीं चाहते पर डिसरप्शन करते हैं। दिल्ली एनसीआर हो या देश का कोई भी बड़ा शहर, थोड़ी देर की बारिश होती है, सिस्टम पानी हो जाता है, सिस्टम का ब्रेक फेल हो जाता है। लेकिन क्या भीगे भीगे दिल्ली एनसीआर के भागे भागे सिस्टम को वापस लाने का अब कोई तरीका नहीं रह गया है? आप 2 तस्वीरें देखिए, हम आपको दिखा रहे हैं। एक तस्वीर है दिल्ली एनसीआर के लाचारी की, सरकारों और सिस्टम की नाकामी की, तो जो दूसरी तस्वीर है एक पिता के हौसले की। देखिए, मध्य प्रदेश के धार में इस पिता के पास आपकी और हमारी तरह ही ज्यादा संसाधन नहीं है, लेकिन हौसला है, हौसला कहीं ज्यादा है। और इसी हौसले के साथ वो अपने बेटे को 105 किलोमीटर, बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं आप,
105 किलोमीटर तक साइकिल चलाकर परीक्षा केंद्र तक ले गया ताकि वो अपने बेटे का 1 साल बचा सके। और दूसरी तरफ सरकार है जिसके पास संसाधनों की कोई कमी नहीं, फिर भी दिल्ली एनसीआर कैसी लाचार हो जाती है चंद मिनटों की, चंद घंटों की बारिश से। इन तस्वीरों को देखिए, सोचिए, समझिए, मगर चुप मत रहिए, क्योंकि अगर देश बारिश और जल जमाव से नहीं लड़ सकेगा तो कोरोना जैसी महामारी का मुकाबला कैसे करेगा? देश के दुश्मनों को हराने का जज्बा कहां से लाएगा? ये राजधानी दिल्ली और एनसीआर की तस्वीरें हैं जो एक तरह से पूरे देश को आईना दिखा रही है। बारिश में दिल्ली को लंदन बनाने वाले सपने डूब चुके हैं। क्या गुरुग्राम, फरीदाबाद, गाजियाबाद, नोएडा या फिर राजधानी दिल्ली बारिश के कारण पूरे सिस्टम का ब्रेक फेल है? ऊंची ऊंची इमारतें, सड़कों पर फ्लाईओवर्स का जाल, लेकिन फिर भी दिल्ली एनसीआर बेहाल है। समस्या गंभीर है लेकिन सिस्टम लापरवाह है। बारिश आफत बनकर पूरे दिल्ली एनसीआर पर टूटी है। राजधानी दिल्ली में पिछले 24 घंटे में सामान्य से 6 गुना ज्यादा बारिश हुई है। दिल्ली के आया नगर में सबसे ज्यादा 122.8 मिलीमीटर बारिश हुई है, तो वहीं सफदरजंग इलाके में ये 54.8 और लोधी रोड में 62.4 मिलीमीटर बारिश का रिकॉर्ड दर्ज किया गया। 4 मिलीमीटर बारिश का रिकॉर्ड दर्ज किया गया। बारिश के दिनों में यह हालात दिल्ली एनसीआर के लोगों के लिए नए नहीं है। सरकारें चाहे कितनी बदल जाएं, तस्वीर नहीं बदलती और सवाल भी नहीं बदलते कि आखिर हर बारिश में क्यों डूब जाता है दिल्ली एनसीआर। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो आज देश को डूबती दिल्ली की पूरी तस्वीर दिखाने के लिए हमने टाउन प्लानिंग एक्सपर्ट से बात की और उनके मुताबिक इसकी 3 बड़ी वजह। देखिए, सबसे बड़ी वजह आपको पता होना चाहिए कि आबादी के हिसाब से शहर की प्लानिंग ना हो, आबादी के हिसाब से बारिश के पानी और सीवेज को अलग अलग निस्तारित करने की योजना की कमी इसकी दूसरी बड़ी वजह। और तीसरी बड़ी वजह है नदियों के किनारे बढ़ता अतिक्रमण। ये सबसे बड़ी वजह वैसे बताई जाती है। दिल्ली क्यों डूबती है? दिल्ली के डूबने के कारण 3 हैं। पहला है डेंसिटी प्लानिंग प्रॉपर ना होना। अब डेंसिटी प्लानिंग से क्या मतलब है? हम शहरों को पॉपुलेशन के हिसाब से प्लान करते हैं कि कितने एरिया में कितने लोग रहने चाहिए। उसके हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर का लोड कैलकुलेट होता है, जिसके हिसाब से इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान होता है और बनाया जाता है। अमूमन जो प्रैक्टिस है वो ये है कि एक अंग्रेज़ों के ज़माने का एक स्टैंडर्ड है, इसको हम फॉलो कर रहे हैं और उसके हिसाब से हम पॉपुलेशन निकालते हैं और लोड्स कैलकुलेट करके हम इंफ्रास्ट्रक्चर की प्लानिंग कर देते हैं। देखिए, बात हमेशा की जाती है कि संसाधनों की कमी होगी या पॉलिटिकल विल की कमी है, तो ऐसा तो है नहीं। सरकार के पास संसाधनों की कमी है। ये खबर हम आपको जो बताने जा रहे हैं वो बहुत ध्यान से देखिएगा। जरा सोचिए, दिल्ली एनसीआर की सरकारों के पास पूरी मशीनरी है, कोई कमी नहीं है संसाधनों की, फिर भी साल दर साल हर साल दिल्ली एनसीआर की सरकारें लोगों को बारिश की इस मुसीबत से बचाने में नाकाम है। क्यों नाकाम है? और सरकार में जो बैठे हुए लोग हैं वो आज उन्हें इस पिता से सबक जरूर लेना चाहिए। मध्य प्रदेश के धार जिले में बेटे के साथ साइकिल पर चल रहे ये शोभा राम है। तस्वीरें देखिए आप। शोभा राम अपने बेटे के साथ साइकिल पर सवार। बेटा आशीष जो कि 10वीं क्लास में 3 विषयों में पास नहीं हो सका तो पिता मायूस हुए, पर जब पूरक परीक्षा का ऐलान हुआ तो लगा कि बेटे का 1 साल बर्बाद होने से किसी भी तरह बचा लिया जाए। फिर देखिए ना, फिर सोचिए फिर क्या किया। परीक्षा केंद्र 105 किलोमीटर दूर था, 1 साल बर्बाद हो सकता था और पास में इतने पैसे नहीं थे कि बेटे को परीक्षा दिलवाने के लिए गाड़ी
से ले जा सके, तो साइकिल से निकल पड़े। 105 किलोमीटर साइकिल, मतलब वो कहते हैं ना कि संसाधनों का रोना नहीं रोना चाहिए। अगर इच्छा शक्ति हो तो कोई भी लक्ष्य साधा जा सकता है, पूरा किया जा सकता है। यही इन्होंने किया। संसाधनों की कमी थी, चाहते तो सरेंडर कर सकते थे, लेकिन 105 किलोमीटर का सफर तय किया साइकिल पर। परीक्षा मंगलवार यानी कि 19 तारीख को थी और शुभाराम 17 तारीख को ही दोपहर 12 बजे अपने घर से निकल गए, क्योंकि रास्ता बहुत लंबा था। सोचिए 105 किलोमीटर लंबा रास्ता, ये सफर तय किया और फिर परीक्षा से 15 मिनट पहले उन्होंने बेटे को उसकी मंजिल तक पहुंचा दिया। अब रास्ते में बहुत परेशानी करना, चोर डाकुओं का परेशानी करना, घाट पर चढ़ना पड़ा, पैसे नहीं है तो बहुत तकलीफ पड़ी। आने जाने का कोई साधन नहीं तो फिर क्या करूँ, मोटरसाइकिल है नहीं तो गाड़ी मोटरसाइकिल से, साइकिल से आए। इसके लिए कहीं लग जाए, काम धंधे करके आए, पढ़ लिख कर। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश का इंदौर शहर आज पूरे देश के लिए प्रेरणा बन चुका है। जन भागीदारी और कुशल प्रबंधन की वजह से इंदौर लगातार चौथी बार देश का सबसे स्वच्छ शहर बना है। तो देशहित में आज हम पूरे देश को इंदौर शहर से सीखने वाले सबक बताते हैं। देखिए, स्वच्छता अभियान में खरे उतरने के लिए इंदौर शहर में 4 बड़ी चीजों पर ध्यान दिया गया है। पहली बड़ी चीज है, शहर से कूड़ेदान हटा दिए गए। प्रशासन की तरफ से कूड़ा इकट्ठा करने के लिए घर घर तक नगर निगम के कर्मचारी भेजे गए। देखिए, पहले शहर की सफाई, सड़कों की सफाई दिन के वक्त होती थी, लेकिन नगर निगम ने रात के समय साफ सफाई का फैसला किया। दुकानों से कूड़ा इकट्ठा करने के लिए अलग से कर्मचारी लगाई, दूसरी बड़ी बात। और कूड़ा इकट्ठा करने के लिए ज्यादा बड़ी गाड़ियों का उपयोग किया गया। नई गाड़ी से एक बार में 1000 घरों का कूड़ा इकट्ठा किया जा सकता है, ये तीसरी महत्वपूर्ण बात। और बच्चों को स्वच्छता अभियान का ब्रांड एम्बेसडर बनाए। सबसे जरूरी, स्कूल कॉलेजेस में बच्चों को मोटिवेट किया, जागरूक किया, ताकि वो अपने आसपास के लोगों को सफाई के लिए जागरूक कर सके। और इसी वजह से इंदौर फिर से सबसे क्लीनेस्ट सिटी, सबसे स्वच्छ शहर इंदौर। देशहित में अब बात कश्मीर की, जिसे धरती का स्वर्ग कहा जाता है। और धरती के स्वर्ग की पहचान में सिर्फ वहां के सेब, पश्मीना और खूबसूरत वादियां नहीं, बल्कि एक और चीज है, केसरिया। जी हाँ, केसरिया पहचान। हम बात करें कश्मीर के केसर की, जिसे हाल ही में ज्योग्राफिकल इंडिकेशन यानी कि GI टैग मिला है। और ये टैग मिलने के बाद कश्मीर में कैसे केसर की खेती को अब नया जीवन मिला है, कैसे इससे वहां के किसानों और व्यापारियों को फायदा होगा, और कैसे अब कश्मीर का ये केसरिया रंग दुनिया भर में छा जाने वाला है, इस पर हमारी ये खास रिपोर्ट आपको आज जरूर देखनी चाहिए। केसर की ऐसी रंगत सिर्फ कश्मीरी केसर में होती है। केसर के खूबसूरत फूलों के ऐसे खुशनुमा रंग सिर्फ कश्मीर में दिखते हैं। यकीन मानिए, कश्मीर को यूं ही धरती का स्वर्ग नहीं कहा जाता है। जिसने भी कहा होगा वो केसर के इन्हीं खेतों से गुजरा होगा। दुनिया के पटल पर अब कश्मीर का केसरिया रंग चढ़ेगा, क्योंकि कश्मीर के केसर को मिल गया है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। कश्मीर में उगे बेस्ट क्वालिटी केसर को आखिरकार उसकी खास पहचान मिल गई है। वो जाफरानी पुलोवर उसी का हिस्सा है। कोई जो दूसरा पहने तो दूसरा ही लगे। कश्मीर में उगने वाले केसर को जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग मिलने के बाद अब ये तय हो गया है कि भारत में उगने वाला केसर ही असली केसर है और दुनिया में अब केसर की पहचान कश्मीर के जरिए हो, इसकी एक छोटी सी कोशिश यहाँ से हो चुकी है। कश्मीर घाटी में उगने वाला केसर पूरी दुनिया में सबसे महंगा है, क्योंकि इसकी गुणवत्ता के आगे बाकी सारे केसर फेल है। कश्मीर में केसर का हब है पंपोर। NMS यानी नेशनल मिशन फॉर सैफरन की पहल पर इस सीजन में केसर की बम्पर पैदावार की कोशिशें हो रही हैं। केंद्र सरकार ने 411 करोड़ रुपए की परियोजना को मंजूरी दी थी, जिसके तहत केसर के 3715 हेक्टेयर क्षेत्र का कायाकल्प किया जा रहा है। GI टैग से कश्मीर के केसर को अलग पहचान तो मिलेगी ही, साथ ही उसमें होने वाली मिलावट भी बंद हो जाएगी। अभी ये जो हम देख रहे हैं, आपने 2 किस्में रखी हैं, ये आप जरा लोगों को समझाएं कि ये क्या है। जी मैम, ये राख केसर है। जब हम फूल से निकालते हैं उस टाइम ये ऐसा होता है। ऐसा निकलता है। जी, हर एक फूल में 3 स्टिग्मा होता है। ऐसे 3 स्टिग्मा होता है। तीनों की बराबर वैल्यू होती है? जी, तीनों की बराबर वैल्यू होती है। और इसका ये वाइट पोर्शन है, ये काटना पड़ता है इसका। ये बेकार है या इसका भी कुछ यूज़ है? थोड़ा सा यूज़ है। ये ज़्यादातर वो हलवाई वाले या कुछ पान वाले यूज़ करते हैं। यानी सस्ती किस्म अगर किसी को हाँ, वो इस काम में आती है। हलवाई लोग ज़्यादा यूज़ करते हैं। इसका ये वाइट पोर्शन काटना पड़ता है
ये बन जाता है, ये ग्रेड 1। ये बन जाता है। जी जी। और ये जो केसर है ये हम देखते हैं जी जी कि असल में जो मार्केट में मिलती है वो यही होती है, ये नहीं मिलती है। ये माना जाता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग जब किसी चीज़ को मिल जाता है तो जब उसका बिजनेस किया जाता है तो हर किसी के लिए एक खास बार कोडिंग होती है। उस बार कोडिंग से ये पता लगाया जा सकता है कि ये ऑथेंटिक केसर है। बिल्कुल यही बात है। और उसके बाद उसकी वैल्यू होती है, जो आपने जहाँ से ख़रीदा आप उस बार कोडिंग के ज़रिए वहाँ तक पहुँच सकते हैं। कोई मिलावट है या नहीं है उसको पहचान सकते हैं। और केसर में मिलावट का जो चलन है वो भी बहुत ज़्यादा है, उसको भी रोका जा सकता है। कश्मीरी केसर 1600 मीटर की ऊंचाई पर उगाया जाने वाला दुनिया का एकमात्र ऐसा केसर है जो अपनी अनूठी विशेषता की वजह से बाकी किस्मों से अलग है। इसका प्राकृतिक गहरा लाल रंग, सुगंध, कसैला स्वाद और बिना रासायनिक प्रसंस्करण के तैयार होना इसको सबसे अलग करता है। जब भी आप केसर की एक पत्ती हाथ में उठाओगे, इसका जो सिर होता है आगे से ये थोड़ा सा मोटा रहता है। अगर पीछे आप इसको देखेंगे थोड़ा येलोइश होगी, थोड़े पतली होगी। ये इसकी एक पहचान है। दूसरी ये उठाया ना, ये एक तरफ से मोटा है, पीछे अगर आप देखोगे ये थोड़ा सा पतला है और येलो कलर का है। जो आखिरी हिस्सा है वो छोर जो इसका येलो हो जाएगा। ये इसकी पहले एक पहचान है। दूसरी पहचान है, आप इसको एक दो पत्ता ले लो, आगे वाले दांतों से चबाओ, हल्का सा कड़वा लगेगा ओरिजिनल है, अगर ये मीठा लगेगा केसर नहीं है। इसकी दूसरी पहचान है, हल्का सा कड़वापन आना चाहिए। हल्की बिटरनेस है, हल्की कड़वाहट है इसमें, और यही पहचान है कि ये असली केसर है। जीआई टैग मिलने से कश्मीर का केसर प्रमाणित केसर हो जाएगा, जिससे बाजार में अच्छी कीमत मिलेगी। सरकार भी कश्मीर के केसर को दुनिया के हर देश में पहुंचाना चाहती है, ताकि कश्मीर फिर से केसर से गुलजार हो सके। केसर के जरिए कोशिश ये है कि कश्मीर का व्यापार दुनिया में अपनी पहचान बनाए और कश्मीर का केसर दुनिया में अपनी एक अलग जगह, अलग कारोबार और अलग सकारात्मकता का केसरिया कश्मीर वाला रंग स्थापित कर सके। पूजा मक्कड़, जी मीडिया, पुलवामा डिस्ट्रिक्ट, पंपोर, कश्मीर, भारत। तो देखिए, कश्मीर का केसर अब पूरी दुनिया में छा जाने को तैयार है। अब देशित पाठशाला में आपको केसर से जुड़े हुए कुछ ऐतिहासिक तथ्यों के बारे में हम बताते हैं, कुछ सवालों के जवाब हम देंगे आपको। तो सवाल सबसे पहला ये कि आप जानते हैं कि भारत में केसर की खेती कहां-कहां पर होती है? देखिए, जवाब में केवल कश्मीर, सिर्फ और सिर्फ कश्मीर में केसर की खेती होती है। इसके साथ ही सवाल ये कि भारत के अलावा और कहां होती है केसर की खेती? देखिए, इंडिया के अलावा, इंडिया में सिर्फ कश्मीर, लेकिन भारत के अलावा स्पेन, इटली, ग्रीस, तुर्किस्तान, ईरान, चीन, इन देशों में केसर की खेती होती है। सवाल ये कि दुनिया का सबसे बड़ा केसर उत्पादक देश कौन सा है? ईरान। ईरान में दुनिया के 90% केसर का उत्पादन होता है। दुनिया भर में केसर किसने पहुंचाया? अब माना जाता है कि सिकंदर के जरिए केसर दुनिया में पहुंचा, ऐसा माना जाता है। सवाल अब ये भी कि भारत में केसर कौन लेकर आया? पारसी समुदाय केसर लेकर आया। भारत में पारसी समुदाय। और सबसे बड़ा सवाल जिसका यही कि कश्मीर में इकलौती जगह जहां केसर की खेती होती है। देखिए, कश्मीरी केसर दुनिया के सबसे कीमती पौधों में गिना जाता है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.